तो अब हम आ चुके हैं हमारी लास्ट प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 22, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल को ठीक रखें। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों को ये तकलीफ है कि कैसे हम जब दुखी होते हैं और हम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि अब हम अपने जो जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको कैसे पॉजिटिव करें, तो उनके लिए ये प्रोसेस बहुत कारगर है, बहुत काम करती है, क्योंकि उनको ऐसी सिचुएशन में है, ऐसे प्रेशर में है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कैसे ठीक रहें, कैसे हम अपने को दुखी से खुश करें। तो उसको जो तरीका है, वो इस प्रोसेस में बताया है। तो आप इसको जानें और अपने को एक हायर फ्रीक्वेंसी में रखने की कोशिश करें। चलिए जानते हैं कि कैसे अब्राहम ने हमें बताया कि अपने जो इमोशनल गाइडेंस स्केल पर हम हमेशा अपर स्केल में ही अपर पोर्शन में ही रहें। चलिए जानते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर नंबर प्रोसेस नंबर 22। हुँ, शुरू करेंगे? Process 22, moving up the emotional scale. When to use this process? When you feel bad and are having a difficult time feeling better. When something has happened to you or someone close to you that has knocked you back on your heels, that is, someone died, your lover left you, your dog got run over, or so on. When it has been necessary for you to deal with a crisis. When you have been diagnosed with a frightening illness. When someone you love has been diagnosed with a frightening illness. When your child or someone very close to you is experiencing a trauma or a crisis. तो हमारा जो ये कैसे इसका जो प्रोसेस का नाम ही यही है कि हम कैसे अपने को अप करें अपने इमोशनल स्केल पर। तो अब जब हम प्रोसेस कब यूज़ करेंगे? एक्चुअल में ये प्रोसेस इन्होंने हमें लास्ट में बताई है, प्रोसेस नंबर 22 है। लेकिन जो इस बुक को पढ़ रहे हैं, जो नए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उनको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये इमोशनल गाइडेंस स्केल क्या है, तो वो पहले इस प्रोसेस को करें और फिर आगे प्रोसेस देखें कि कोई और सी प्रोसेस, क्योंकि यही प्रोसेस में हमें ये जानने को मिलता है कि कैसे हम अपने जो डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस हैं, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको कैसे पॉजिटिव किया जाए और हम कब इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जब हमें पास बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, जब हमारे पास किसी ने हमें बहुत परेशान किया हो, किसी ने धोखा दिया हो या फिर कोई हमारा फैमिली मेंबर जो कि नहीं रहा इस दुनिया में, या कोई नियर एंड डियर वन है जो आपका इस दुनिया को छोड़कर चला गया है और आप बिल्कुल नहीं सहन कर पा रहे हो, आपका कोई पेट है या आप कोई भी क्राइसिस हो रही है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल रिलेशनशिप में, तो आप तब इसको कर सकते हो जब आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। जब आपको कोई बीमारी डायग्नोज़ हुई है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि किसी और को कोई बीमारी डायग्नोज़ हुई है या आपके बच्चों से रिलेटेड कोई इश्यू है या कोई आपके करियर से रिलेटेड कोई इश्यू है, तब आप इस प्रोसेस को करिए। हुँ, Current emotional set point range. This moving up the emotional scale process will be of the most value to you when your emotional set point is ranging somewhere between anger 17 and 22, fear, grief, depression, despair, powerlessness. तो आपको ये कब करनी है? जब आप बिल्कुल लोअर फ्रीक्वेंसी में हो, मतलब आप बिल्कुल एंगर है आपके अंदर डिप्रेशन है आपके अंदर, अभी गिल्ट है, फ़ियर है, तो ये तब आप करिए कि बिल्कुल लोअर फ्रीक्वेंसी में आपने अपने फ्रीक्वेंसी मीटर में, हमने कई बार हर प्रोसेस में देखा ही है कि कितना ऊपर लव, ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस है, तो आप बिल्कुल उधर तो है ही नहीं, बल्कि बहुत नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में हैं, तब आप ये प्रोसेस में हैं। और कई लोग इस फ्रीक्वेंसी में रहते ही हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कैसे ऊपर जाया जाए, तो तब आप ये प्रोसेस करिए। तो इनका ये मानना है कि जब आप ये प्रोसेस करेंगे, तो आप 110% आप अपनी फ्रीक्वेंसी मीटर पे ऊपर बढ़ने लगेंगे। हाँ जी। So, the contrast of your life experience has helped you identify your preferences and desires. And whether you speak them out loud or not, Source has heard each of your preferences and desire
no matter how large or small they may seem, and has answered them. And the manager, called the law of attraction, has lined up circumstances, events, other people, and all manner of things to assist in the fulfillment of your desires. In other words, you have asked and it is given, but now you must let it in. अब वो बोल रहे हैं कि आपने देखा ही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। आपने जो चीज़ माँगी वो आपको मिली और जो हमारा मैनेजर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो हमें हर चीज़ लाकर देता है। वो हमारे लिए इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह के इवेंट लाकर देता है कि हम वो वाली जो चीज़ हमने डिज़ायर की है वो हमें मिल जाती है। और लेकिन आपने जो चीज़ माँगी वो आपको मिली। बट नाउ यू मस्ट लेट इट इन। पर अब आपको जो चीज़ें रोक रही हैं, रेज़िस्ट कर रही हैं, वो अब रेज़िस्टेंस हटाइए, है ना? और क्विकली अपनी जो भी आप चाह रहे हैं वो क्विकली पूरा करिए। आपको वो मिली ज़रूर है लेकिन टाइम लगता है मिलने में, या आप भूल भी जाते हैं कि अच्छा ये मैंने माँगा था, या फिर आप कहते हैं मैंने बहुत स्ट्रगल की इसलिए मुझे मिल गया। लेकिन आप जब अगर क्विकली चाहते हैं और स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं तो आप वो रेज़िस्टेंस को हटाइए। जो डिज़ायर करते हैं उसे पाने में जो रोक रहा है वो आपका रेज़िस्टेंस है, आप खुद हैं। तो वो उसको हटाइए और जो चीज़ आप माँगोगे वो हमारा यूनिवर्स हमें देने को तैयार है। Remember, there is no non physical source of darkness, sickness, confusion, or evil. There is only the stream of well being, and it is flowing towards you at all times. And unless you are offering resistance of some kind, you are the full receiver of it, and your emotions help you understand to what extent you are allowing or resisting the stream. In other words, the better you feel, the less you are resisting. The worse you feel, the more you are resisting. अब वो बोल रहे हैं कि मतलब यूनिवर्स की नज़र में ना तो कोई सिकनेस है, ना डार्कनेस है, ना कोई कन्फ्यूज़न है, ना कुछ इविल है। ये सिर्फ़ हम क्रिएट करते हैं। डार्कनेस क्यों है? क्योंकि हम लाइट देख ही नहीं पा रहे हैं। इविल क्यों है? क्योंकि हमने अच्छाई देखी ही नहीं, इसलिए इविल है। कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि हम बिल्कुल साफ से देख नहीं पा रहे हैं। सिकनेस क्यों है? क्योंकि हम सोच ही सिकनेस के बारे में रहे हैं, हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों हैं? वेल-बीइंग, जबकि हम तो वेल-बीइंग के लिए बने हैं, हम आए ही इस दुनिया में वेल-बीइंग के लिए थे। हम अच्छे के लिए ही आए हैं, लेकिन हमारी लाइफ में क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हम रेज़िस्ट कर रहे हैं। हम अपने कोई पास्ट बिलीफ या हम अपनी सोच से अपनी जो वेल-बीइंग है, उसको नहीं आने दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, तो वो आपका रेज़िस्टेंस है, जो आपके लिए गलत कर रहा है। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो क्योंकि आप उसको रेजिस्टेंस को हटा रहे हो, इसलिए वो अच्छा हो रहा है। तो सब कुछ हमारे कारण हो रहा है। The process of moving up the emotional scale will assist you no matter where you stand, no matter what you are creating, and no matter how you feel. No- to lower your to lower your state of resistance and therefore improve your state of allowing, and every feeling of relief will be an indication of your release of resistance. तो आप क्या होता है कि जो आप अपने इमोशनल जो स्केल है हमारा, जो फ्रीक्वेंसी मीटर है जिसमें हम नीचे हैं, और जब हम अपने रेजिस्टेंस को हटाएँगे, जो भी चीज़ हम जैसे मान लीजिए कि अ, मैंने कुछ डिज़ायर किया कि मुझे एक कार मिले, और मेरे अंदर ये रेजिस्टेंस है कि मैं यही सोच रही हूँ कि कहाँ से मिलेगी? मेरे पास इतना फंड नहीं है, वहाँ से नहीं, इधर तो मेरे इस बैंक अकाउंट में इतना है, उस बैंक अकाउंट में इतना है, कुल मिला के बस मेरे पास तो 1 लाख रुपया है। कार तो मेरी 8 लाख की आएगी, तो कैसे आएगा? तो मतलब मैं अपने आप ही ये रेज़िस्टेंस पैदा कर रही हूँ। मैं छोड़ ही नहीं रही हूँ कि कहीं से भी आएगा, मैं कमाऊँगी या मैं करूँगी, लेकिन मैं कुछ कन्फ्यूज़न में हूँ, है ना? या मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, नहीं मेरा हो ही नहीं सकता, तो मेरे अंदर खुद ही डाउट है। खुद ही मैं अभी डाउटफुल हूँ, तो मुझे कहाँ से कुछ मिलेगा? तो मैं अंदर खुद रेज़िस्टेंस ला रही हूँ, तो मेरे को जो भी चीज़ मुझे चाहिए, वो लेट हो रही है। या मैं खुद ही उसको डेट लेट कर रही हूँ, तो ये सब मेरे ऊपर ही है। मैं खुद ही उसमें रेज़िस्टेंस ला रही हूँ, इसलिए मेरे अंदर वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है। तो जब आप ये रेज़िस्टेंस हटाएँगे, जब ये सोचेंगे कि नहीं, जो मैं चाह रही हूँ, वो मुझे मिलेगा और वो मिल गया है, तो वो अलाउ करेंगे, तब वो आपको मिलना बहुत क्विकली होने लगेगा। We want to help you understand that deliberate creation is really about deliberately achieving an emotional state. For, for example, when you हुँ, do not have enough money, you want more. But we want you to understand that between the द डिस्टेंस distance you will be traveling is not the distance between
Not enough money to enough money, but instead is the distance between a feeling of insecurity to a feeling of security. Once you practice the thought that makes you consistently feel more secure, the money must follow. ये बिल्कुल सच बात है कि जिस चीज़ के बारे में आप इनसिक्योर हो रहे हैं, वो आपकी लाइफ़ में और आपको नहीं मिल रही है। और जिसके बारे में आप ये दिमाग में ला रहे हैं कि नहीं ये मेरे पास है, मैं इसके काबिल हूँ और ये मुझे मिल के रहेगी, वो आपको मिलती है। तो जिसके बारे में आप ये सोच रहे हैं जैसे कि मेरे पास पैसा कम है ना? मेरे पास पैसा अब आगे चल के आएगा या नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा। जब आप सिक्योर हैं कि नहीं मेरे पास आएगा ही आएगा, मैं तो उसके लिए बना ही हुआ हूँ, जैसे आपने कई सक्सेसफुल लोगों के बारे में उनकी स्पीच सुनी होगी, तो वो इतने श्योर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं मुझे तो ये मिलेगा ही मिलेगा, है ना? जैसे एलन मस्क है, वो मैं ये करके ही दिखाऊँगा, मैं मार्स पे जाके दिखाऊँगा, तो वो बिल्कुल श्योर है ना? उनके कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं उनके दिमाग में ये नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा और वो पब्लिकली इतना बोल रहे हैं और हम अपने अंदर भी नहीं बोल पाते क्योंकि हम अंदर से ही रेजिस्टेंस ले आते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं, जब आपको इनसिक्योरिटी है खुद ही फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, तो वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी, चाहे वो पैसा है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी आपकी लाइफ में जब आप खुद इनसिक्योर हो, तो वो नहीं आएगी। When you are sick, you want to be well. But the distance you are traveling is not from sickness to wellness, but from fear to confidence. Once you practice the thoughts that make you feel more confident, the physical improvement must follow. अब वो बोल रहे हैं कि जब आप कभी बीमार हो जाते हो, तो ये नहीं है कि आप बीमार से अच्छे होगे, बस क्या है कि आपका ये दिमाग ये काम करना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कई लोगों की स्टोरी पढ़ी होगी कि किसी के 200 बोन्स टूट गए, किसी के इतना लाइफ में किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ गया या किसी ने इतना कुछ स्विमिंग में चैंपियनशिप कर ली या ये कर लिया, मतलब इतनी चीज़ें उन्होंने फिज़िकली डिसेबल होते हुए भी कर ली क्योंकि उन्होंने वो माइंडसेट रखा, वो इनसिक्योर नहीं हुए अपनी हेल्थ को लेकर या अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को लेकर। जब आप इनसिक्योर हो जाते हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। आपके पास सब कुछ होते हुए भी, हेल्थ होते हुए भी नहीं कर पाते हो और आप डिटेरियोरेट होते जाते हो अपनी हेल्थ में। और जब आप ये सोचोगे कि नहीं, मैं सिक्योर हूँ, मेरे अंदर से मैं कुछ टाइम के लिए मेरे पास ये आया है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप विजुअलाइज़ भी वही करोगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप बिल्कुल ठीक पाएँगे अपने आप को। When you have no mate and want to find one, the distance you are really traveling is from the feeling of being lonely to the feeling of excitement or satisfaction. Once you practice the thoughts that make you feel excitement or anticipation, the perfect mate must follow. अब वो आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इमोशनल गाइड अपने जो मीटर है, वो आपको आप जब आप फ़ियर में हैं, तो कॉन्फिडेंस पर जाइए। जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई एक अच्छा साथी चाहिए अपने साथ और आप ये सोच रहे हो कि नहीं कैसे मिलेगा, मेरी तो लुक्स इतनी खराब हैं, मेरी एज हो गई है या मैं अभी बहुत अंडर एज हूँ, तो कैसे होएगा? तो ये सब आप अपने अंदर रेजिस्टेंस ला रहे हो, तो कैसे होगा? तो आपका क्या जो वो है कि आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपको अच्छा फ़ील होना चाहिए कि नहीं मुझे तो मिलेगा और मेरी लाइफ़ में कोई ऐसा आएगा, मैं विजुअलाइज़ कर रही हूँ कि ऐसा ही पर्सन आएगा, तो आप वो रेज़िस्टेंस हटा रहे हो। तो आपको क्या करना है वो रेज़िस्टेंस हटाना है और हमेशा एक एक्साइटमेंट और अच्छी फ़ीलिंग में रहना है, जो ये डाउट्स, फ़ियर ये सब चीज़ें हटाकर अच्छी चीज़ें सोचनी है। You may say, I want a new car, but what the universe is hearing is, I am not happy with my current car. I feel embarrassed by my current car. I feel disappointed that I don't have a better car. I feel jealous that my neighbor has a better car. I feel angry that I cannot afford a better car. You may say, नहीं अभी I तक want to be बस where. बस Oh, इतना yeah. ही है ना। तो अब किसी को नई कार चाहिए तो उसको वो यूनिवर्स से क्या कह रहा है मेरे पास कार नहीं है, काश मेरे पास कुछ अच्छी कार होती, काश मेरे पास ये होता, कार के लिए फंड होते, देखो मेरे पड़ोसी के पास भी अच्छी कार है, मेरे पास ही क्यों नहीं है? तो आप हमेशा डिससैटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं यूनिवर्स को। हर जो चीज आपके पास है उससे भी डिससैटिस्फाइड है, जो किसी और के पास है उससे जेलस हो रहे हैं, तो आप फिर फ्रीक्वेंसी में कहाँ मीटर में हमेशा नीचे ही है। बल्कि आपको तो ये शो करना चाहिए जो मेरे पास है वो बेस्ट कार है, फिर मैं इससे अच्छी और लेकर आऊंगा, पर ये कार मेरे को कितना अच्छा काम करती है, इससे मैं सारी शॉपिंग कर लाती हूँ, मैं इससे सारी अपना सब सारा काम करती है, मैं स्कूल भी चली जाती हूँ, अपने काम पर चली जाती हूँ। तो मतलब हर काम आप ये चीज़ सोच रहे हो हमेशा उल्टा सोच के, नेगेटिव सोच के कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो आप हमेशा पहले से ही डिससैटिस्फैक्शन दिखा रहे हो, पहले से ही रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हो। अब उन्होंने सेकंड एग्जाम्पल लिया है। हुँ, You may say, I want to be well, but what the universe is hearing is, I am worried about my body, I am disappointed with myself, I am worried about my health.
I'm afraid that I will have a bad experience like my mother had. I'm angry that I didn't take better care of अब myself. सेम ऐसे ही एग्जाम्पल उन्होंने अपने बॉडी से रिलेटेड दिया है कि कभी आपकी हेल्थ थोड़ी सी 19-20 हो गई तो आप क्या सोचने लगते हो? अपनी बॉडी के बारे में ही कोसने लगोगे, है ना? ये सोचने लगोगे मेरे को तो शायद ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, मेरे को तो आगे भी आ जाएगी, मेरे तो ऐसा ही हो जाता है मेरे साथ, है ना? और मैं शायद अपनी बॉडी की केयर नहीं कर पाती हूँ, इसलिए ऐसा हो जाती हूँ, है ना? तो मतलब आप अपने बारे में ही गलत-गलत बोल रहे हो, जबकि आपको सोचना क्या है कि मैं तो बेस्ट ऑफ हेल्थ में हूँ, मुझे अभी कुछ ऐसा हो गया है पर वो कुछ समय में ठीक हो जाएगा। तो आप उल्टा उसको यूनिवर्स को रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। यूनिवर्स को दिखा रहे हैं कि आप डिससैटिस्फाइड हो अपनी ही बॉडी को लेकर, अपनी ही चीज़ों को लेकर। कुछ आपके पास्ट बिलीफ्स हैं कि हेरिडिटरी डिज़ीज़ आ जाती हैं या मेरी मदर या फादर को ये डिज़ीज़ थी तो मुझे तो आएगी ही आएगी। तो ये आपने बिलीफ बना लिया कुछ-कुछ देख-देख कर। तो फिर वो चीज़ आपकी लाइफ़ में आएगी ही आएगी। पर वो रेजिस्टेंस हमें हटाने हैं, वो बिलीफ्स हमें हटाने हैं। You may say, I want to find another job, but what the universe is hearing is, I feel bored, I feel unhappy with my current salary, I'm frustrated that I can't make them understand, I'm overwhelmed with too much to do. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे ऐसे ही हमने जॉब के बारे में हमें चाहिए तो अच्छा जॉब, लेकिन हम जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उसके बारे में हम कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं कि मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोर होता हूँ यहाँ पर, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, मेरी सैलरी कम है, मुझे बहुत दुःख है इस बात का, मैं लोगों की इतनी मेरे बराबर एज के लोगों की इतनी सैलरी है और मैं इतने पर रह गया, मैं और लोगों की तरक्की को देखकर भी दुखी हो रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, है ना? और मतलब कि मेरे पास इतना कम काम है या मैं बिल्कुल काबिल नहीं हूँ इस काम के लिए, तो आप हमेशा एक डिससैटिस्फैक्शन अपनी प्रेज़ेंट जॉब में दिखा रहे हैं, तो यूनिवर्स कैसे मान ले कि आप आगे वाली जॉब में भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि जब आपको वो जॉब मिलेगी तो आप किसी और चीज़ उसमें फिर डिससैटिस्फैक्शन ढूँढ लेंगे। तो पहले आप जो चीज़ आपके पास है, उसमें सैटिस्फैक्शन ढूँढिए, उसमें खुश रहिए, अपना जो खुशी जो अभी तक हम इस बुक में पढ़ते आए हैं कि आप खुश रहना सीखिए जो चीज़ आपके पास है। जब आप खुश रहना सीखेंगे जो चीज़ आपके पास है, तो ऑटोमैटिकली आपके पास और अच्छी-अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होकर आएँगी। हुँ। There is nothing that you or anyone else has ever wanted that exists for any other reason than you think you will feel better in the achieving of it. Once you consciously identify your current state of emotion, it becomes easier for you to understand whether you are choosing thoughts that move you closer to your desired destination or further from your desired destination. If you will make the improved feeling or emotion to your real destination, then anything and everything that you want will quickly follow. तो जब आप अपना रेज़िस्टेंस जो भी आपके फ़ियर, डाउट, बिलीव्स अपने हटा देंगे, तो अपने आप जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ़ में आने लगेगी। हुँ। The following is the basic list of emotion, also found in chapter 22, beginning with those that hold the least resistance, all the way down to those that hold the greatest resistance. Whenever emotions have very similar vibrations, we have indicated them on the same line. These emotions range from the extremes of strongly allowing your source energy to strongly disallowing your source energy, and they are indicated by the words of empowerment or joy on one end of the scale, all the way down to depression or powerlessness on the other end. अब वो बोल रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा रेज़िस्टेंस वाली चीज़ है, वो उन्होंने सबसे नीचे रखी है और जितनी अलाउइंग वाली चीज़ें हैं, वो ऊपर हैं। तो ये देखिए आपने हमने अभी तक कई बार देखा है ये चैप्टर नंबर 22 में बताया था और मैंने हर प्रोसेस में आपको अब्राहम का ये फ्रीक्वेंसी मीटर दिखाया है, फ्रीक्वेंसी गाइडेंस स्केल जो है हमारा। तो इसमें क्या है, जो ये जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम ये ऑलमोस्ट एक सी चीज़ें तो उन्होंने एक ही लाइन में लिखी हैं, है ना? और इसमें हम रेजिस्टेंस हमारे में है ही नहीं, तब हम ये वाली फ्रीक्वेंसी में हैं और यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। 22 पे सबसे ज़्यादा है, उसे कम करते गए और हम इधर आ गए जहाँ जब हमारा बिल्कुल भी रेजिस्टेंस बचा ही नहीं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी गाइडेंस स्केल है, जिसमें हम ऑलमोस्ट सब लोग नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। इधर वाली फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट करते हैं, इसलिए हम जो यूनिवर्स से चाहते हैं, वो हमारी लाइफ में नहीं आता है। यूनिवर्स कहता है कि आप इस वाली फ्रीक्वेंसी में रहिए, हमेशा खुश रहिए, पैशन रहिए, हर चीज़ में एंथुसियास्टिक बच्चे की तरह से रहिए, हैप्पी रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, तब जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आएगी। इधर से पढ़ेंगे हेयर। The, the words or titles
The words or titles that have been given to these हुँ। emotions are not absolutely accurate because different people feel different about emotions even when they are using similar words. However, the universe is not responding to your words. It is responding to your vibrational offering that is accurately and always accompanied by your emotions. अब वो बोल रहे हैं कि आप कितने भी मृदुभाषी हो, कितने भी अच्छे बोलते हो, कितने भी अच्छा आपका बोलने का स्टाइल है, आप सोच रहे हो कि मैं किसी से तो गलत बोलता नहीं हूँ, फिर मेरी लाइफ में इतना क्यों गलत हो रहा है? फिर मेरे जो इस पर्सन से रिलेशन क्यों नहीं अच्छे हो रहे हैं? क्योंकि आप ऊपरी तौर से उससे गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन अंदर से आपकी जो वाइब्रेशन है, वो यूनिवर्स को पता है। आप ऊपर से बोल रहे हो, "अरे वाह! आपका क्या ड्रेस अच्छा लग रहा है," लेकिन अंदर से बोल रहे हो कि नहीं, पता नहीं क्या-क्या पहनाते हैं ये। तो आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जा रही है और वो वाइब्रेशन उस पर्सन तक भी जा रही है, इसलिए आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो यूनिवर्स को आप धोखा नहीं दे सकते हैं, उसको आप फेक नहीं कर सकते, इसलिए आपके वर्ड्स मैटर तब करेंगे जब आप एक्चुअल में फील भी वही कर रहे हैं और बोल भी वही रहे हैं। सो फाइंडिंग द परफेक्ट So, सो finding the perfect word to describe the way you feel is not essential to this process. But feeling the emotion is important, and finding ways to improve the feeling is even more important. In other words, this game is strictly about discovering thoughts that give you feelings of relief. तो आपके वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपकी वाइब्रेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो जब आप अपनी जो फीलिंग है कि मेरी फीलिंग एक्चुअल में हो क्या रही है ना? मेरी फीलिंग है क्या? कहाँ पर है? तो जब आप ये जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं अपने गाइडेंस स्केल पे किधर हूँ। ये हियर इज़ द वे 22 के बाद A हियर इज़ द scale of your ये नहीं पढ़ना नहीं, नहीं, ये तो emotions रहने would दो। like अच्छा okay. हियर इज़ द Here is the way we would apply this powerful process. When you are aware that you are feeling some rather strong negative emotion, try to आइडेंटि identify what the emotion is. हुँ। Consciously think about whatever is bothering you until you can pinpoint the emotions that you are feeling. अब वो बोल रहे हैं कि जब भी आपको कोई एक पावरफुल इमोशन फ़ील हो रहा है, कैसे कभी मान लीजिए आपको किसी से बहुत ज़्यादा एंगर फ़ील हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं बहुत एंग्री हूँ, तो वो दिमाग लगाइए कि मुझे क्या फ़ीलिंग हो रही है एक्चुअल में। कभी-कभी आप मिक्स्ड फ़ीलिंग हो रही होती है, कि किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है, किसी के ऊपर ऐसा लग रहा होता है कि नहीं ये कितना गलत आदमी है, इसने मुझे धोखा दिया तो और फिर किसी के ऊपर आपको ये भी लग रहा होता है कि नहीं ये मैं बहुत दुखी हूँ, इसने मुझे ऐसा किया, तो आपके संग मिक्स्ड इमोशंस भी हैं। तो आप पहले फाइंड आउट करिए कि आपका एक्चुअल में इमोशन क्या है? हुँ, Considering the two extreme ends of this emotional scale, you could ask yourself, do I feel powerful or do I feel powerless? While you may not actually be feeling either one of the emotions precisely, you will be able to tell which way your emotional state of being is leaning right now. So, in this example, if your answer is powerless, then shorten the range that you are considering and ask yourself, does it feel more like powerlessness or frustration? Still more like powerlessness? Then shorten the way still further. Does this feel more like powerlessness or worry? As you continue, there is no right or wrong approach to this. Eventually, you will be able to state with accuracy that what you are really feeling about the situation you are addressing. अब वो बोल रहे हैं कि कोई भी आपकी सिचुएशन है लाइफ में जिसमें आप बहुत पज़ल्ड हैं, परेशान हैं, तो आप देखिए कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं कि आपके अंदर पावरलेसनेस आ रही है या पावरफुल फ़ील कर रहे हैं। तो अगर क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसा लग रहा है, तो मोस्टली जब हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, तो हमें पावरलेसनेस लग रही होती है, हम पावरफुल तो नहीं फ़ील कर रहे होते। तो हमने सोचा कि हाँ, आई एम फीलिंग पावरलेसनेस। तो अब उसके बाद देखिए कि आप जो पावरलेस फ़ील कर रहे हैं, वो आप उसके साथ आपकी और कौन-सा इमोशन हो रहा है? क्या आप उसमें फ्रस्ट्रेशन भी फ़ील कर रहे हैं, है ना? या फिर आप उसमें वरी फ़ील कर रहे हैं, तो ये आप अपना दिमाग लगाइए कि उसके संग-संग आपको क्या हो रहा है और फीलिंग क्या हो रही है। आप हो सकता है एक्यूरेट ना हो, लेकिन आप पहले निकालिए कि आपको उसके साथ क्या-क्या फीलिंग हो रही है। हुँ, Once you have found your place on the emotional scale, your work is to try to find thoughts that give you a slight feeling of relief from the emotion you are feeling.
A process of talking out loud or writing down your thoughts will give you the best reading of the way you are feeling. As you make statements with the deliberate intention of inducing an emotion that gives you a slight feeling of relief, you will begin to release resistance and you will be able to move up the vibrational scale to a place of feeling much better. Remember, an improved feeling means a releasing of resistance, and a releasing of resistance means the greater state of allowing what you really want. अब आप देखिए कि आप अपने इस इमोशनल गाइडेंस स्केल पर किस तरफ हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ किसी चीज़ से, मुझे डाउट भी है, वरी है, तो आपको ये समझ में आ गया कि मैं इस 11, 12, 13 पर हूँ। अब मुझे ये चीज़ें हटानी है, अब मुझे अपनी ये चीज़ें हटानी है, तो मुझे क्या करना है? तो वो बोल रहे हैं कि या तो आप अपनी जो भी जिस सिचुएशन में है उसको ज़ोर-ज़ोर से बोलिए, या फिर आप लिख कर कुछ निकालिए, जो आपके अंदर से जो कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट है, जो डाउट हो रहा है, वो आप जब लिखेंगे तो वो हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए और वो आपकी रेजिस्टेंस हटने लगे और आपको फ़ील गुड होना चाहिए लगे। तो एक तरीका ये बता रहे हैं वो। अब आगे चलेंगे। So, using the emotional scale and beginning with where you are, look at the emotion that is just about where you believe you are and try to fashion some words that lead you more into a slightly less resistant emotional state of being. है ना? अब उसके बाद आप देखिए आप एग्ज़ैक्टली हैं किधर? तो हम देखते हैं कि शायद मैं इस जगह हूँ, मान लीजिए। चलिए एग्ज़ाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। हुँ। For example, a woman found herself in a state of tremendous resistance and pain because of the death of her father. Even though he had been seriously ill and his death was expected, when it happened, she found herself in the deepest depression. She felt powerless and grief stricken in response to her focus upon the uncontrollable death of her father. अब एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि उन्होंने एक लेडी है, उसके फ़ादर की डेथ हो गई है और उसको पता था कि उसके फ़ादर को बहुत बड़ी बीमारी है, फिर भी वो उस दुःख को सहन नहीं कर पा रही है और उसको डिप्रेशन हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है ना? उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली गई है। ड्यूरिंग एक minute. हुँ। During the days before her father's death, this woman had barely left his side, but he slipped into unconsciousness during one of the rare times when she was not with him, and he did not awaken again before he died. And she thought about not being there to have just one last conversation. Tremendous thoughts of guilt washed through her, and while she did not consciously recognize the slight improvement in the way the guilt felt, it was very important vibrational transition for her, and then her thoughts turned to a powerful anger. She focused upon the woman who had been with her father when he had slipped into unconsciousness, and she felt that this woman had given her father such a strong dose of medication for the purpose of making him more comfortable, and then she blamed the woman for having deprived her of her last conversation with her father. अब उसके फ़ादर वो उसको बहुत गिल्ट था क्योंकि वो कुछ समय के लिए, थोड़ा-से टाइम के लिए उठ के चली गई थी और उसके बीच में ही उसके फ़ादर की डेथ हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा दुःख मना रही थी कि वो लास्ट अपनी फ़ादर से लास्ट वर्ड्स नहीं बोल पाई और फिर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, जो नर्स अटेंड कर रही थी, उसने शायद हाई डोज़ दे दी थी, तो वो बार-बार उसको गुस्सा आ रहा था उस पर कि उसने उसके फ़ादर जो लास्ट कन्वर्सेशन भी उससे करते, उससे डिप्राइव रखा। तो वो उस लेडी पर भी बहुत गुस्सा थी। हुँ। शी डिड नॉट She did not realize it at that time, but the feelings of guilt, rage, anger, and blame were much, each definite improvements over her grief stricken vibrational state of resistance. She did feel better in her blame, much better, in fact, at least she could breathe and she was now able to sleep. अब इसमें देखिए इमोशनल गाइडेंस स्केल में हम समझते हैं कि वो जो लेडी थी वो बहुत नीचे थी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली फीलिंग हो रही थी, है ना? उसको क्योंकि उसके फादर की डेथ थी तो वो इस 22 वाले उस पर थी। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि उस नर्स ने हाई डोज़ दी है उसके फादर को, तो वो गुस्से में आ गई, है ना? और फिर उसको ब्लेम करने लगी, है ना? तो वो ऊपर चढ़ गई। तो यहाँ जब गुस्से को जब डिप्रेशन में थी, वो दुखी थी और जब किसी पर गुस्सा हो गई तो नेचुरल है वो इस इमोशनल गाइडेंस स्केल पे धीरे-धीरे बढ़ रही है। वो गुस्सा कर रही है, उसको ब्लेम कर रही है ना? उस पर डर रही है ना? डिसअपॉइंट हो रही है उससे। तो हम धीरे-धीरे उस फ्रीक्वेंसी मीटर में आगे बढ़ रहे हैं और उसका जो डिप्रेशन है, जो उसको बहुत दुखी कर रहा था, वो चीज़ हट गई है। तो ये आप सोचेंगे कि ये भी गलत चीज़ है, ये हम एंगर-वैंगर, लेकिन
एंगर हमारे इमोशनल गाइडेंस स्केल पर ऊपर की चीज है। एटलीस्ट हम डिप्रेशन में तो नहीं है, हम अपनी जो फीलिंग्स है उसको कन्वे तो कर पा रहे हैं। डिप्रेशन में तो आदमी सुसाइड भी कर सकता है, तो एटलीस्ट वी कैन कन्वे आ फीलिंग, और हम कुछ बोलकर वो चीज को अपने अंदर से निकाल ले रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप इमोशनल गाइडेंस स्केल पर बढ़ रहे हैं, जब आप अपने को देख रहे हैं कि मैं डिप्रेशन से आगे कैसे निकाल सकता हूँ, मैं एंगर, गुस्सा होकर, ब्लेम करके, तो मैं और ऊपर बढ़ रहा हूँ। हाँ जी। Hmm. Of course, it is always better when you achieve the improved state of emotional deliberately. But even as in this case, when the improved emotions were discovered naturally and unconsciously, each improvement now gives you access to something even more improved. तो आप भले ही गिल्ट में हैं, फियर में हैं, लेकिन आप डिप्रेशन वाली जो 22 से ऊपर पहुंच गए हैं। और ऊपर धीरे 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 जब आप और करते चले जाएंगे, जब अपना इमोशनल गाइडेंस स्केल पर आप देखते चले जाएंगे कि अच्छा मैं अब इस समय इधर आ गया हूँ, तो मैं क्या और ऊपर जाने के लिए क्या करूँ, तो अपने आप आपको तरीके समझ में आते रहेंगे। वंस यू फाइंड Once you find the relief that anger and blame can offer from those suffocating emotions of powerlessness and grief, you can move even more quickly up the vibrational scale. And while it may even take a day or two to move even one vibrational level from grief 22 to 21, guilt to 18, revenge to 17, anger to 15, blame, you can reclaim your connection to your source and to your feeling of empowerment in a much shorter time than almost anyone realizes. तो आप बिल्कुल ग्रीफ में थे क्योंकि आपके फादर की डेथ हो गई थी, तो आप बिल्कुल दुखी थे। और लेकिन आपने कैसे अपने को उस फीलिंग से निकाला कि आपने गुस्सा हुआ, गिल्ट हुआ कि भई मैं फादर के पास नहीं रह पाई, फिर मुझे रिवेंज लेना है, उस लड़की लेडी ने कैसा क्यों किया, फिर एंगर हुआ, गुस्सा आया, फिर ब्लेम करने लगे आप। तो आप अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल पे धीरे-धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने लगे, और धीरे-धीरे आप और ऊपर चलते चले जाएँगे जब आपको ये समझ में आता चला जाएगा। हुँ। अब वो स्टेटमेंट्स बता रहे हैं कि उसमें आपको क्या-क्या पता चल रहा है, कि उसमें कैसी-कैसी फीलिंग्स हैं, और आपके इमोशनल गाइडेंस स्केल पे आप ढूँढ सकते हैं कि वो किधर-किधर हैं। हुँ। Okay. Here is an example of conscious statements that this woman could have offered to improve the way she felt. I did everything I could think of doing to help my father, but it wasn't enough. Grief. I miss him so much, I can't stand him being gone. Grief. How will I able to soothe my mother? Despair. Every morning when I awaken, the first awareness that I have is that daddy is gone. Grief. I shouldn't have gone home to shower. Guilt. I should have stayed right there so I could have told him goodbye. Guilt. I should have realized how close he was going. Guilt. I was there day and night, and still didn't get to say goodbye. Rage. The woman who was with him knew very well what was happening. Rage. How would she like it if she If the was on the shoe other foot and I put her father into a coma? Revenge. She has seen many people die and she would have warned me that it was so close. Anger. I think she knew and didn't want me to be there. Anger. She gave him more medication than he needed just to make it easier for him. Blame. I wish I could have said goodbye. Disappointment. There are too many details to attend to, and I didn't really feel like I do doing anything. Overwhelmment. I've been neglecting so many things in my life. I need to regroup and get organized. Overwhelmment. The healthcare professionals are insensitive to the families of sick and dying people. Frustration. They are more concerned about picking up the oxygen tanks than about how I feel. Irritation. It will be good to spend more time with my own family. Hopefulness. It will feel good to get back into the swing of things at work. Positive expectation. I know that I'm in time I'll get to feeling better. Positive expectation. I don't know if I'll ever feel the same way I felt before, but I know I will feel better in time. Positive expectation. There are so many things to do and so many things that I want to do. Positive expectation. I am so looking forward to smiling and meaning it and laughing and really feeling it. Positive expectation.
I appreciate my husband so much. He's been helpful in so many ways. Appreciation. I do appreciate to all those people who have cared for my father and mother. Appreciation. I appreciate my sisters. We all love our parents and we love each other. Appreciation, love. All things considered, we have lived and are living really wonderful lives. Appreciation, love. Death is a part of life, knowledge. Since we are really eternal beings, there really is no such thing as death, अब knowledge. देखिए, अब उसने एक ही इस एग्जाम्पल में कैसे हमारा इमोशनल गाइडेंस स्केल को ऊपर कर दिया। वो इतनी दुखी थी, पहले ग्रीफ में थी, सारे सेंटेंस हमारे ग्रीफ से रिलेटेड थे जब वो अपने फादर के बारे में सोच रही थी। फिर वो उसको गिल्ट भी था कि वो क्यों चली गई, फादर को छोड़कर वो अपने फादर से बात नहीं कर पाई, है ना? और वो उसको पता था कि भई उसके फादर जाने वाले हैं, फिर भी वो छोड़कर चली गई। फिर उसे सडनली देखा कि वो जो नर्स थी उसका कुछ कारण से ऐसा हुआ, तो उसको रिवेंज, रेज, एंगर सब कुछ आने लगा उस पर। फिर वो डिसअपॉइंट भी होने लगी कि मेरे फादर से मैं गुड बाय नहीं कह पाई। फिर वो ओवरवेल्म में आ गई फीलिंग में कि देयर वर टू मेनी डिटेल्स टू अटेंड टू एंड आई डोंट रियली फील लाइक डूइंग एनीथिंग, है ना? उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में चली गई कि हेल्थ केयर जो पीपल हैं वो लोग देखते ही नहीं है फैमिलीज को, इरिटेशन हो रही है कि ऑक्सीजन टैंक वगैरह सब कुछ भी नहीं है। और दे आर मोर कंसर्न अबाउट टेकिंग अप, मतलब अ, उनको यही बस दिमाग लगाना है कि भई हम अपना काम पूरा करें और चल लें, बस। तो उसको इरिटेशन हो रही है, फिर वो होपफुल हो रही है ना? थोड़ा होपफुल पे आ गई, फिर पॉज़िटिव पे आ गई, फिर अपनी और चीज़ों के बारे में सोचने लगी, अपने हस्बैंड के बारे में सोचने लगी, एप्रिशिएट करने लगी। तो वो धीरे-धीरे जो इतनी ग्रीफ में लेडी थी, वो धीरे-धीरे अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल पर नॉलेज तक आ गई। मतलब सिंस वी आर एबल इटर्नल, देयर इज़ सो मच। तो फिर उसको ये समझ में आया कि डेथ तो एक इटर्नल चीज़ है, वो आएगी ही आएगी, और फिर वो ऊपर चलने लगी। फिर और एंड में वो जॉय तक पहुँच गई। कैसे उसने अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल को अप करती चली गई। आगे के सेंटेंस पढ़ेंगे? हुँ। Daddy is Daddy not. is not gone because there Daddy is not gone because there is no such thing as death, knowledge. He हुँ, is in a place where sadness does not exist, knowledge. That is a truly a wonderful place to be joy. I love knowing that he is in a place of utter joy and understanding joy. I adore this glorious earth experience joy. I love knowing how all of this fits together joy. I loved having this wonderful man as my father joy. This has all been good joy. This is all good joy. हुँ। तो ऐसे उसको फिर वो जॉय पर ले आई, अपनी फीलिंग्स को अपने को समझाकर, अपने को बारे में अच्छा-अच्छा सोचकर। तो ऐसे ही हम अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल पर धीरे-धीरे अप जा सकते हैं। हुँ, रिमेंबर। Remember, you do not have access to emotions that are far from where you are currently vibrating. Although you may spend an entire day beating the drum of the emotion where you are, on the next day, try to establish a different set point, even if it is only a slight improvement. तो हम क्या करते हैं कि हमेशा ना एक ही दिन में तो ये नहीं कर सकते कि एक ही दिन में हम ग्रीफ से जॉय पर आ जाएँ, पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हम एक-एक दिन में अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल पर अप जा सकते हैं। हुँ, If इफ the द negative emotion you are feeling is slight, you will quickly move up the emotional scale. If the negative emotion you are feeling has begun only recently, you will quickly move up the emotional scale. If you are experiencing something extremely serious or it is something that you have been living with for many years, it is conceivable that you could spend 22 days moving up this emotional scale each day, deliberately choosing the improved emotion just above the one you are currently feeling. But 22 days from powerlessness to empowerment is not a long time at all when you compare it to people you know who have been in a state of grief, insecurity, or powerlessness for many years. अगर वो बोल रहे हैं कि अगर आप 22 डेज़ भी लेते हैं अपने ग्रीफ से निकलने में, अपने 22 जो हमारा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो मीटर है, जो लोएस्ट स्केल पर हैं आप ग्रीफ पर, और आप जॉय बिल्कुल ऊपर तक पहुँचने के लिए अगर आपको 22 दिन भी लगते हैं, तो वो भी बहुत कम है, क्योंकि कई लोग तो सालों-साल पावरलेस और ग्रीफ की सिचुएशन में पड़े रहते हैं। तो आप अगर इस तरीके से धीरे-धीरे हर दिन एक-एक चीज़ लेते जाएँ और एक-एक फ्रीक्वेंसी मीटर पे अगर ऊपर बढ़ते जाएँगे, तो आप कुछ ही दिनों में इस चीज़ से निकल जाएँगे। Now that you understand that your goal is to reach a better feeling emotion, it is our expectation that this process will free you from trouble
troubling negative emotions that you have been experiencing for years. And as you gently and gradually release the resistance you have unknowingly gathered, you will begin to experience improvements in your life experiences in all troubling areas of your life. फिर अगर आप ये रेजिस्टेंस हटा देंगे तो आपका जहाँ भी आपकी लाइफ में ट्रबल है वो सब चीज़ हट जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ में हटे, वो सब चीज़ में हट जाएगी। जब हम रेजिस्टेंस हटाते हैं अपनी लाइफ में और जब हम खुश होने लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ हमारी लाइफ से जो हम चाह रहे हैं, मान लीजिए करियर में ग्रोथ चाह रहे हैं, तो सिर्फ़ करियर में ही ग्रोथ होएगी। आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होने लगेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी, आपके सब तरफ से आपका अच्छा होने लगेगा, जब हम अपने अंदर से रेजिस्टेंस हटाते हैं। तो ये हमारे अंदर ये फीलिंग आने लगती है कि कैसे हम एक सेकंड कि जब हम ये रेजिस्टेंस हटा देते हैं तो हम जो चाहते हैं हमारी लाइफ में वो हमें मिलने लगता है। और जब हम ये फ्रीक्वेंसी मीटर पे जब हम ये जान जाएंगे कि कैसे हम धीरे 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 ऊपर बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर की लाइफ में ये कभी ना कभी सिचुएशंस आती हैं जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब हमें बहुत दुख हो रहा होता है या हमें किसी से परेशानी हो रही होती है और हम बहुत टाइम तक उस फीलिंग में रहते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि एक तो फीलिंग में उसमें रहना नहीं है, हमें ये जानना है क्विकली कि हम किस जगह हैं, हम इमोशनल गाइडेंस स्केल पर इस जगह हैं, मान लीजिए 15 पॉइंट पर हैं, तो अब हमें 15 से ऊपर चढ़ना है। लेकिन अभी उन्होंने जब ये आपको याद हो जब हमने ये बुक पढ़ी, ये चैप्टर शुरू किया था, तो उन्होंने बोला कि आप 17 से 22 में हैं। तो आप मान लीजिए कि आप 21 पर हैं और 21 से आपको 20 पर जाना है, फिर 19 पर जाना है, फिर 18 पर जाना है। ऐसे एक-एक दिन भी कर सकते हैं या आप क्विकली तो इतना जल्दी नहीं कर पाएँगे। एक-एक दिन लीजिए, 2-2 दिन लीजिए और धीरे-धीरे उस सिचुएशन को हटाइए और धीरे-धीरे आप अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल पर ऊपर चलते चले जाइए। तो ये था हमारा प्रोसेस नंबर 22। जिन लोगों को ये इसमें एक और प्रोसेस चैप्टर पैराग्राफ, वन लास्ट थिंग। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, पढ़ते हैं। One last thing, be easy about all of this. You tend to take life so seriously. Life is supposed to be fun, you know. As we watch you in the creation of your life, we feel only love for you and appreciation for all that you are. You are leading edge creators, sifting through the wonderful contrast of this leading edge environment and coming to new conclusions that summon the life force forward. There are not adequate words to explain the value of that which you are. It is our powerful desire that you return to your state of self appreciation. We want you to feel love for your life, for the people of your world, and most of all, for yourself. There is great love here for you, and for now, we are complete. वो बोल रहे हैं जो अब्राहम है वो बोल रहे हैं कि ये जो है, जो लाइफ है हमारी है, हमें उसे सीरियस लेना ही नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत सीरियस लेते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत ही इस तरह से जीना है मुझे, ये मेरे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, मेरा ये है, मैं इस तरह से ही सो के उठूँगा, मेरे उस तरह से ही जागने के। तो अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ को इतना सीरियस लेते हैं, तो वो लाइफ इस चीज़ के लिए नहीं है। हमारी लाइफ है कि बिल्कुल फन, बिल्कुल बच्चा बन जाइए, जो चीज़ मन में है वो करिए, हमेशा एंथुसियास्टिक रहिए, एप्रिशिएटिव मोड में रहिए, खुश रहिए। उनका ये कहना है कि आप हमेशा एप्रिसिएशन, खुश, लव बाँटते रहिए और यही हम जिस चीज़ के लिए आए थे, यही हम कहकर आए थे यूनिवर्स में कि हम यही जानने जा रहे हैं कि क्या कितना हमारा रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, क्या रियली में पेरेंट का लव होता है, क्या सिबलिंग्स का लव होता है, क्या रिलेशनशिप हस्बैंड स्पाउस का लव होता है और यहाँ आकर हम सब चीज़ हमने कंपैरिज़न, जेलसी, गिल्ट एंगर ये सब चीज़ में अपना दिमाग लगा लिया, तो वो बोल रहे हैं कि आप सिर्फ़ अपने के बारे में जानिए, अपने बारे में ध्यान लगाइए, अपने को एप्रिशिएट करिए, हमेशा खुश रहिए और ऐसे ही जीवन को जिए और बस इनका यही कहना है, वो बहुत सारा प्यार देकर हमें ये बुक उन्होंने लिखी अब्राहम ने। तो बहुत ही ये भी कुछ वंडरफुल। लिखा है, और कुछ लिखा है? हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। ग्लॉसरी है, वो हाँ, वो पढ़ना है कि नहीं? ग्लॉसरी है। नहीं, नहीं, वो नहीं पढ़ना है। ओके। तो ये था हमारा लास्ट प्रोसेस। तो ये हम लास्ट प्रोसेस में आ गए, हमने ख़त्म किया और हमने जाना कि कैसे हम अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल पर धीरे-धीरे ऊपर बढ़ेंगे। ये आज हमारा पूरा ये जो 44 डेज़ का ये जो बुक है वो ख़त्म होता है, जिसमें हमने 22 डेज़ जो पहले था, जो पार्ट 1 में हमने जाना कि कैसे हम
लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ये इन्होंने अब्राहम के थ्रू समझाया, कैसे हम इस सोर्स से आए हैं, कैसे हमें सोर्स ये बताती है कि हमें खुश रहना है, ये सब जाना। और सेकंड पार्ट में हमने डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन गेम्स जाने कि कैसे हम अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल पे हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें और हमेशा ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी की तरफ जाने चाहें। तो ये प्रोसेस 22 थी। इसमें से हम कोई भी ट्राई कर सकते हैं, जिसको भी जो भी प्रोसेस हमें अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 ही करनी है या 22 करनी है या 12 करनी है। जो प्रोसेस आपको अच्छी लगती है वो अपनाएँ और इसको करते रहिए। ये बुक को दोबारा पढ़िए, मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं, बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। जिस तरह से आपको पढ़नी है उस बुक को पढ़िए। तो ये था लास्ट हमारा चैप्टर। किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू राखी, बहुत ही अच्छी बुक थी, और प्लस आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, दैट वाज रियली वंडरफुल, एंड सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू, एंड अ न्यू लर्निंग एंड अ न्यू पॉजिटिव एक्सपीरियंस। थैंक यू आज सो का मच। तो चैप्टर काफी टचिंग हो रहा था मुझे, क्योंकि हाँ, मैं इस स्टेट से पूरा दोबारा गुजर चुकी हूँ, ये हाँ वाली जी। स्टेट से। हाँ, मैं सोच रही थी ये बात। तो मुझे भी ये सारी फीलिंग्स हो रही थी एक बार को, तो हुँ, मुझे लगा शायद मैं ही पढ़ पाऊंगी मैं आगे। हुँ, फिर आई फिर उसमें पॉजिटिव करते जा रहे थे, तो आई फेल्ट लिटिल बेटर। हुँ। तो वो यही समझा रहे हैं कि कैसे आपको बेटर फीलिंग करनी है अपने को। हाँ जी। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर। थैंक यू सचिन जी।